प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत में राज्य संबंधी चिंतन। अर्थात प्राचीन भारत के अंतर्गत विद्वानों के द्वारा राज्य के बारे में क्या कुछ कहा गया था, क्या चिंतन मनन किया गया था, क्या विचार विमर्श किया गया था, क्या मीमांसा की गई थी, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। और इसके अंतर्गत आज हम दो बातें लेंगे, राज्य की प्रकृति और राज्य के तत्व। बेटा ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को इन दोनों बातों की जानकारी होना निहायत ज़रूरी है। क्या कि प्राचीन भारत में राज्य की प्रकृति के बारे में विद्वान क्या कहते थे और प्राचीन भारत में राज्य के कितने तत्व माने जाते थे, ये दोनों बातें आज हम समझाएंगे। तो ध्यान दें, प्राचीन भारत में राज्य संबंधी चिंतन, राज्य की प्रकृति और राज्य के तत्व। क्या बेटा, आज हम दो बातों की चर्चा करेंगे, प्राचीन भारत में राज्य की प्रकृति और प्राचीन भारत में राज्य के तत्व। मतलब प्राचीन भारत में राज्य के कितने तत्व अंग माने जाते थे, नहीं जैसे आधुनिक समय में राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं, जनसंख्या, निश्चित, वाक, सरकार और संप्रभुता। तो प्राचीन भारत में राज्य के 7 तत्व या अंग माने जाते थे। इसलिए प्राचीन भारत में राज्य के तत्वों के संदर्भ में सप्तांग सिद्धांत दिया जाता था। ठीक है, अब हम एक एक करके समझाएंगे। लेक्चर नंबर 5। बेटा, प्राचीन भारत में राज्य संबंधी चिंतन या राज्य संबंधी विचार को आप समझें, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा जिनको समझना ज़रूरी है। वो समझ जाएंगे तो उसके बाद में आप प्राचीन भारत में राज्य की प्रकृति के बारे में क्या कुछ कहा गया है और तत्वों के बारे में क्या कहा गया है, ये दोनों बातें समझ में आ जाएंगी। यहाँ मैंने अलग से 2 पार्ट बनाए। पहला पार्ट में तो हम लेंगे राज्य का स्वरूप या प्रकृति, दूसरे में लेंगे राज्य के तत्व, सप्तांग, सिद्धांत। ठीक है बेटा। तो वास्तव में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में धर्मशास्त्रों, अर्थशास्त्रों और नीति शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों के अंतर्गत जैसे मनु की मनुस्मृति आ जाएगी, अर्थशास्त्रों के अंतर्गत क्या, अर्थशास्त्रों के अंतर्गत जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र आ जाएगा, और नीति शास्त्र में जैसे शुक्र का नीति सार और कामंदकीय नीति सार या कामंदक नीति सार, है ना। तो धर्मशास्त्रों में, अर्थशास्त्रों में और नीति शास्त्रों के अंतर्गत राज्य की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इसी के साथ में धर्मशास्त्रों में, अर्थशास्त्रों में और नीति शास्त्रों में राज्य के तत्वों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मतलब धर्मशास्त्रों में भी, अर्थशास्त्रों में भी और नीति शास्त्रों में भी। मैं फिर से बता रहा हूँ, धर्मशास्त्रों जैसे मनु की मनुस्मृति है, अर्थशास्त्र जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, नीति शास्त्र जैसे शुक्र का शुक्र नीति शास्त्र है। तो बेटा इनमें सभी में राज्य के 7 तत्व माने गए। मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य के तत्वों के बारे में सप्तांग सिद्धांत दिया जाता था। अर्थात राज्य के 7 अंग माने जाते थे। राज्य के 7 अंगों को, 7 तत्वों को, 7 प्रकृतियों को ही राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता था। तो ये बात सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, प्राचीन भारत के अंतर्गत जो सोशल सिस्टम था, जो समाज व्यवस्था थी बेटा, उस समाज व्यवस्था का जो आधार था वह वर्ण आश्रम व्यवस्था थी या वर्ण धर्म और आश्रम धर्म था। मतलब प्राचीन भारत में जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो समाज व्यवस्था थी, उस समाज व्यवस्था का जो आधार था वह वर्ण और आश्रम व्यवस्था थी। मतलब प्राचीन भारत में 4 वर्ण माने जाते थे, 4 आश्रम माने जाते थे। 4 वर्ण कौन से हो गए, ध्यान दें। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन सभी को अपने अपने धर्म का पालन करना है। अब इनका अपना क्या क्या धर्म होगा, ये जब मैं आगे आपको मनु, कौटिल्य, शुक्र पढ़ाऊँ तो उस समय सारी बातें डिटेल्स कर दी जाएंगी। यहाँ तो हम केवल पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। इसके बाद में था आश्रम व्यवस्था भी है। आश्रम में क्या होगा, 25-25 वर्ष का एक आश्रम होगा, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। क्रम से क्या, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। प्रत्येक आश्रम 25 वर्ष होगा। तो उस समय व्यक्ति की जो औसत आयु थी वो 100 वर्ष मानी जाती थी। अब इसके अंतर्गत भी मतलब यहाँ वर्ण व्यवस्था में और आश्रम व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का अपना जो धर्म है उस धर्म का वह पालन करे और वह उसका पालन करे, यह देखने का काम राज्य का होता था। इसलिए प्राचीन भारत में वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था में वर्ण और आश्रम धर्म का पालन हो, यह देखेगा कौन, राजा देखेगा, राज्य देखेगा। क्योंकि उस समय राजा और राज्य में
कोई अंतर नहीं माना जाता था। राजा और राज्य में पर्यायवाची रूप में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इसलिए राजा का ये कार्य था, राजा का ये दायित्व था कि समाज व्यवस्था को बनाए रखे। ठीक है बेटा। एक बात तीसरी ओर है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत 4 पुरुषार्थ माने जाते थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब यहाँ राज्य ये देखेगा क्या कि प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करे। धर्म का मतलब यहाँ संकुचित नहीं है, संप्रदाय विशेष नहीं है। धर्म का मतलब ये है कि जैसे संस्कृत के धर्म धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना, मतलब वर्ण धर्म, आश्रम धर्म। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है, तो ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्य का पालन करे। अब प्रत्येक व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो मैंने क्या कहा है, 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, तो धर्म के हिसाब से अपने कर्तव्य के हिसाब से अर्थ का प्रयोग करे। धर्म, अर्थ और काम, मतलब उसके बाद में जो अर्थ और काम है, अर्थ और काम का प्रयोग धर्म के हिसाब से करे। और जब अर्थ और काम का प्रयोग धर्म के हिसाब से किया जाता है तो ऐसे में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो प्राचीन भारत में 4 पुरुषार्थ भी माने जाते थे। मैं यहाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज भले पूरी दुनिया के अंतर्गत प्रत्येक देश की सरकार के द्वारा आए दिन कानून बनाए जाते हैं और उन कानूनों में आए दिन परिवर्तन होता रहता है, स्थायी तो है ही नहीं। लेकिन बेटा ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारत के अंतर्गत जो समाज व्यवस्था की चर्चा की गई, उस समाज व्यवस्था के अंतर्गत जो वर्ण और आश्रम व्यवस्था है, जो 4 पुरुषार्थ है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये सार्वभौमिक नियम है, सार्वलौकिक नियम है, सार्वकालिक नियम है। ये ऐसे नियम है जो कि किसी भी देश विशेष से, संस्कृति विशेष से, देश विशेष से, संस्कृति विशेष से, समय विशेष से बंधे हुए नहीं हैं। ये किसी संस्कृति से बंधे हुए नहीं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी इनका प्रयोग किया जाए और जहाँ पर इनका प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर व्यक्ति सुख, शांति, अमन, चैन से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन आज हम आधुनिकता की चकाचौंध में इतने फंस गए हैं कि हम वर्ण और आश्रम व्यवस्था को भूल चुके हैं, 4 पुरुषार्थों को भूल चुके हैं। तो ये गलत बात है। तो हमें प्राचीन भारतीय चिंतन से ये बातें सीखनी है। ठीक है बेटा। इसके बाद में और मैं पॉइंट्स बाद में बताऊँगा, पहले पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, इसलिए मैंने डायग्राम आपके लिए बनाए हैं। मतलब पूरे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए, मतलब वेदों से लेकर मुगल काल की स्थापना तक, मगर यहाँ फिर से बता रहा हूँ मैं, वैदिक समय से लेकर के, वेदों के समय से लेकर के और मुगलों के शासन की स्थापना तक का जो काल है वह प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आता है। तो बेटा वेदों से लेकर के और मुगल शासन की स्थापना तक का जो काल है उसको आप इन 3 डायग्रामों से समझ सकते हैं। ये वर्ण आश्रम समझा दिया, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र क्लियर होगा, 4 पुरुषार्थ क्लियर हो गए। उसके बाद में एक बात और है, क्या ये वर्ण आश्रम क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद में एक बात और ध्यान रखना है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत क्या था, पश्चिम की तरह व्यक्तिवादी और अराजकतावादी विचारधाराएं नहीं पनप पाई थी। चूँकि व्यक्तिवादी विचारधारा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, जबकि प्राचीन भारत में राज्य को आवश्यक बुराई नहीं माना गया है, राज्य को आवश्यक और उपयोगी माना गया है। प्राचीन भारत के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कह दिया है कि अगर राजा और राज्य नहीं होगा तो उस देश के अंतर्गत अराजकता फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए व्यक्तिवादी विचारधारा भारत में नहीं पनपी है। दूसरा, अराजकतावादी विचारधारा भारत में नहीं पनपी है। अराजकतावादी विचारधारा ये कहते हैं कि राज्य अनावश्यक है, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं, राज्य को समाप्त कर दो, संपत्ति को समाप्त कर दो, धर्म को समाप्त कर दो। तीनों को समाप्त करने की बात करता है अराजकतावादी विचारधारा। पश्चिम के अंतर्गत धर्म को, संपत्ति को, राज्य को, तीनों को समाप्त करने की बात करता है अराजकतावादी विचारधारा। लेकिन भारत के अंतर्गत धर्म को समाप्त करने की बात नहीं की गई है, बल्कि ये कहा गया कि धर्म के बिना काम ही नहीं चल सकता, राजनीतिक आधार धर्म ही है। तो धर्म को भी समाप्त नहीं कर रहे हैं, संपत्ति को भी समाप्त नहीं कर रहे हैं, यस, ना धर्म को, ना संपत्ति को, ना राज्य को। राज्य के बिना काम चल ही नहीं सकता। इसलिए भारत के अंतर्गत व्यक्तिवादी और अराजकतावादी विचारधाराएं नहीं पनपी हैं। भारत में तो राज्य के बारे में जो चिंतन किया गया है वह वास्तविक रूप में एक लोक कल्याणकारी राज्य का चिंतन प्रस्तुत किया गया है। राजा और राज्य के द्वारा जन कल्याण से संबंधित कार्य किए जाएँ, राजा के द्वारा वास्तविक रूप में जनता के साथ एक ऐसा व्यवहार किया जाए जैसे पिता अपने पुत्र के साथ करता है, तो राजा भी अपनी जनता को अपनी संतान माने। ये भारत में है ऐसे विचार, अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है। आप
जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत हैं, जो पिछले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ, उन सब ग्रंथों के अंतर्गत वेदों में, पुराणों में, महाकाव्य मतलब रामायण महाभारत में सर्वत्र आपको ये बातें मिलेंगी। वहाँ पर राजा के कर्तव्य के बारे में विस्तृत रूप में लिखा गया है। बेटा पूरी दुनिया में ऐसा उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, तो हमें गर्व होना चाहिए हमारे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के ऊपर। तो ये तीनों बातें स्पष्ट हो गई हैं, ठीक है बेटा। 1 2 3। तो यहाँ 1 2 3 का मतलब है वर्ण आश्रम व्यवस्था, 2 में व्यक्तिवादी अराजकतावादी विचारधारा नहीं पनपी है भारत में, और 3 में आता है यहाँ राज्य समाज के अधीन। इसको और नोट कर लेंगे, राज्य समाज के अधीन। इसका मतलब ये प्राचीन भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में ये तो कहा गया है कि राज्य आवश्यक है, उपयोगी है, राज्य आवश्यक है, उपयोगी है, लेकिन राज्य समाज के अधीन है। राज्य समाज के अधीन है, क्या राज्य समाज के अधीन है, समाज राज्य के अधीन नहीं है। कितनी श्रेष्ठ विचारधाराएं, इसका मतलब इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य को साधन माना गया है, व्यक्ति को साध्य माना गया है, व्यक्ति को साध्य माना गया है। इसका मतलब ये भी होता है कि प्राचीन भारत में राज्य समाज संस्थाओं को साधन माना गया है, व्यक्ति को साध्य माना गया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ कि आज पश्चिम में जो बातें इमैनुअल कांट ने कही है कि व्यक्ति होने के नाते सम्मान के योग्य है, उसे किसी भी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। मतलब अगर राज्य के द्वारा कोई गलत कानून बनाया जाता है, सरकार के द्वारा कोई गलत आदेश दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जनता उसका विरोध कर सकती है, क्योंकि राज्य और समाज की स्थापना व्यक्तियों ने अपने हित के लिए की है। तो ये बात पूर्णतः सत्य है क्या कि प्राचीन भारत के अंतर्गत ये विचारधारा पनप चुकी थी। प्राचीन भारत के अंतर्गत व्यक्ति को साध्य माना जाता था, जबकि राज्य को साधन माना जाता था, और यही बात इमैनुअल कांट ने कही है। और मैं कहूँगा कि वास्तव में व्यक्ति अपने आप में साध्य है, व्यक्ति किसी का साधन नहीं है। व्यक्ति ने अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए राज्य की स्थापना की है, व्यक्ति ने अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए समाज की स्थापना की है। इसलिए व्यक्ति का किसी भी रूप में राज्य और समाज के द्वारा, कानून के द्वारा अहित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कानून को, प्रथाओं को, परंपराओं को बदला जा सकता है, लेकिन व्यक्ति का अहित किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये थी प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा, हमें गर्व होना चाहिए। चलिए अब हम एक एक बात समझाते हैं। बेटा बहुत बात लंबी हो जाती है, ये दोनों बातें मैं समझाऊंगा व्यापक रूप में, तो मैं कहूँगा कि 5 घंटे में बात पूरी नहीं हो सकती, लेकिन संक्षेप में लेंगे हम। बेटा सबसे पहले मैंने यहाँ नोट किया है राजनीतिक चिंतन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए राजनीतिक चिंतन है ही क्या, तो नोट करेंगे राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर, नोट करें राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है उसे ही राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। तो वास्तविक रूप में प्राचीन भारत के अंतर्गत जो राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया गया, उस राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जो केंद्र बिंदु है वह राज्य ही है। मतलब राज्य के बारे में ही सबसे ज़्यादा चिंतन किया गया है, क्योंकि राजनीतिक चिंतन का जो केंद्र बिंदु होता है वह राज्य ही होता है। अब प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य के बारे में जो चिंतन मनन किया गया है, उस चिंतन मनन के आधार पर हम ये बता पाएंगे कि प्राचीन भारत में राज्य की स्वरूप या प्रकृति के बारे में धर्मशास्त्रों में, अर्थशास्त्रों में, नीति शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो इन सब की बातों को मैंने एकत्रित करके 9 बिंदु बना दिए। ठीक है बेटा, चलिए राजशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख विषय राज्य ही है। क्या मतलब हुआ, अगर आप राजशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख विषय लेते हैं तो बेटा राज्य ही, मतलब राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्रमुख विषय राज्य है। अब प्रमुख विषय राज्य है तो हमें यही बात समझनी है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य की प्रकृति या स्वरूप के बारे में धर्मशास्त्रों में, मनुस्मृति में, अर्थशास्त्रों में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, नीति शास्त्र में, शुक्र नीति सार में क्या कुछ कहा गया है। तो इन सब की बातों को मैंने एकत्रित करते हुए यहाँ 9 बिंदु बना दिए। ठीक है बेटा, अब हम लेते हैं इसका पहला पार्ट, राज्य का स्वरूप या प्रकृति। मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य का क्या स्वरूप या प्रकृति माना जाता था। देखो राज्य के स्वरूप या प्रकृति की बात आती है तो जैसे देखिएगा, पश्चिम की बात करते तो प्लेटो और अरस्तु ने, जो कि राजनीति विज्ञान के जनक है अरस्तु तो, और प्लेटो राजनीति दर्शन के जनक है, उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा था कि राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक नैतिक संस्था है, और राज्य अपने आप में साध्य नहीं है बल्कि साधन है। बिल्कुल सत्य है ये बात। लेकिन आगे चल करके हम हिटलर और मुसोलिनी की बात करते हैं, या जो भी सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाएं होती हैं, उनके अंतर्गत क्या किया जाता है, राज्य को अपने आप में साध्य बना दिया जाता है, जबकि व्यक्ति को साधन बना दिया जाता है। लेकिन प्राचीन भारत के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं था। प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य को साधन ही माना गया था, जबकि व्यक्ति को साध्य माना गया था। चलिए पहला बिंदु, राज्य साध्य नहीं वरण साधन है। प्राचीन भारत के अंतर्गत धर्मशास्त्रों में, अर्थशास्त्रों में, नीति शास्त्रों में स्पष्ट रूप में लिखा गया है क्या, कि राज्य साध्य नहीं है वरण साधन है। मतलब वास्तविक रूप में व्यक्ति के हितों को, व्यक्ति के धर्मों को मनवाने के लिए राज्य
एक साधन मात्र है। जन कल्याण के लिए राज्य एक साधन मात्र है, राज्य साध्य नहीं है। साध्य तो स्वयं व्यक्ति है, अर्थात व्यक्ति का हित होना चाहिए। व्यक्ति के हित के विरुद्ध किसी भी रूप में राज्य के द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। इसलिए पहला स्वरूप है कि राज्य साध्य नहीं है बल्कि साधन। मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य को वास्तविक रूप में साधन माना जाता था, ना कि साध्य। नोट करेंगे, प्राचीन भारत में राज्य को साधन माना जाता था, साधन माना जाता था, ना कि साध्य। जबकि आप देखेंगे जितनी भी सर्वाधिकारवादी शासन प्रणालियाँ हैं, आप इटली और जर्मनी की बात करेंगे तो हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा राज्य को जो है साध्य बना दिया गया था। हीगल ने भी जो है राज्य को साध्य ही माना है। तो ये गलत बात है। वास्तव में तो देखा जाए तो राज्य अपने आप में क्या होता है बेटा, साधन होता है। साध्य तो व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति अपने हित के लिए राज्य की स्थापना करता है। दूसरा, लोक कल्याणकारी राज। प्राचीन भारत के अंतर्गत धर्मशास्त्रों में, अर्थशास्त्रों में, नीति शास्त्रों में राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की चर्चा की गई है। अर्थात प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य के कार्यों के बारे में ऐसे कार्यों को उल्लेख किया गया है जिन कार्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में राज्य जन कल्याण से संबंधित अनेकों कार्य करता था। अनेकों कार्यों में जैसे शिक्षा की व्यवस्था करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, धर्मशालाओं की स्थापना करना, मंदिर बनवाना, जल की व्यवस्था करना, दुनिया भर के कार्य। इन सब कार्यों का उल्लेख धर्मशास्त्रों, अर्थशास्त्रों, नीति शास्त्रों में किया गया है। तीसरा है बेटा राज्य पितृवत और मातृवत। प्राचीन भारत के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कहा गया है कि राज्य जनता के साथ पितृवत और मातृवत, मतलब पिता के तुल्य और माता के तुल्य व्यवहार करेगा। पिता के तुल्य का मतलब ये है कि राज्य या राजा जनता के जीवन की रक्षा करेगा, और मातृवत का मतलब है कि राज्य या राजा जनता के सुख, क्या जनता की सुख और समृद्धि का ध्यान में रखेगा, सुख और समृद्धि को ध्यान में रखेगा। चौथा है न्यायपूर्ण राज्य। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राज्य के बारे में वास्तविक रूप में कहा गया है कि राज्य या राजा जनता के साथ किसी भी रूप में अत्याचार नहीं करेगा, किसी रूप में अन्याय नहीं करेगा। राजा हमेशा जनहित से संबंधित कार्यों को ही प्राथमिकता देगा। पांचवा है राज्य शक्तिपूर्ण अर्थात दंडधारी। प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य के स्वरूप के बारे में यह भी कहा गया है कि राज्य एक दंडधारी है। मतलब वास्तविक रूप में अगर राज्य के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के द्वारा वर्ण और आश्रम व्यवस्था के विपरीत आचरण किया जाता है तो राजा उसको दंड देगा। लेकिन दंड देते समय ये भी ध्यान रखना है कि ना तो कठोर दंड होना चाहिए और ना ही दंड जो है ज़्यादा शिथिल होना चाहिए, बल्कि मध्यम प्रकार का दंड होना चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप में प्राचीन भारत के अंतर्गत धर्मशास्त्रों में, अर्थशास्त्रों में, नीति शास्त्रों में राजा को दंडधारी कहा जाता था। छठा है राज्य धर्मपूर्ण। प्राचीन भारत के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कहा गया है धर्मशास्त्रों में, अर्थशास्त्रों में, नीति शास्त्रों में कि राज्य धर्मपूर्ण है। अर्थात वास्तविक रूप में राजा या राज्य ये देखेगा कि प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति और प्रत्येक आश्रम के व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करें। अगर अपने अपने धर्म का पालन नहीं करते तो ऐसी स्थिति में राजा दंड का प्रयोग करेगा। सातवां है राज्य प्रभुसत्ता संपन्न लेकिन समुदायों के अस्तित्व को मान्यता। इसका क्या मतलब है? प्राचीन भारत के अंतर्गत धर्मशास्त्रों में अर्थात मनुस्मृति में, अर्थशास्त्र में अर्थात कौटिल्य अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र अर्थात शुक्र के शुक्र नीति सार के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कहा गया है क्या कि राज्य प्रभु सत्ता संपन्न तो है, मतलब राजा के पास संप्रभुता तो है, लेकिन समुदायों के अस्तित्व को मान्यता है। अर्थात यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो समुदाय हैं उन समुदाय के अस्तित्व को मान्यता दी गई है। ऐसा नहीं कि राज्य ही राजा ही सब कुछ है और समाज के अंतर्गत किसी भी रूप में अन्य समुदायों को कोई आज़ादी नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अन्य समुदायों का अस्तित्व भी होगा। इसका मतलब ये है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य की निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। आठवां है राज्य की विजिगीषु प्रवृत्ति। ध्यान दें, आठवां है राज्य की विजिगीषु प्रवृत्ति। बेटा विजिगीषु का मतलब होता है विजय की इच्छा रखने वाला राजा, विजय की इच्छा रखने वाला राजा विजिगीषु कहलाता है। विजय की इच्छा रखने वाला राजा विजिगीषु कहलाता है। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य की विजिगीषु प्रवृत्ति थी। अर्थात वहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि भाई विजय की इच्छा रखने वाला जो राजा है तो धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्रों में, नीति शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करे, युद्ध का प्रयोग करे। शांतिपूर्वक तरीके से वह विजय की इच्छा रखे, अन्य राज्यों को जीते, लेकिन किसी भी रूप में युद्ध का इस्तेमाल नहीं करे। अंतिम साधन के रूप में ही युद्ध का इस्तेमाल किया जाए। बाकी इससे पहले जैसे इन्होंने 4 नीति के उपाय बताए, साम, दाम, भेद, दंड, तो पहले साम का प्रयोग करे, फिर भेद का प्रयोग करे, मतलब साम,
फिर दाम का प्रयोग करें, फिर भेद का, पहले समझाएं, फिर रिश्वत वगैरह दे, साम दाम, फिर भेद डालें और अंत में दंड। जबकि विद्यार्थी इसको बोलते थे साम दाम दंड भेद। नो बेटा, इसको क्रम से बोलना है, साम दाम भेद और दंड, दंड का प्रयोग अंत में करना है। इसके बाद 9वां है कानून का राज। प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य के स्वरूप के बारे में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि प्राचीन भारत में कानून का राज्य था, कानून का राज्य था, वास्तविक रूप में व्यक्ति विशेष का राज्य नहीं था। प्राचीन भारत के अंतर्गत जो राज्य था, राजा था, वह कानून के अधीन होता था, कानून से ऊपर नहीं होता था। मतलब जो कानून होता था वह जो है राजा के ऊपर भी लागू होता था, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो वर्ण और जो आश्रम व्यवस्था है, इस धर्म का पालन सभी को करना पड़ता था, चाहे एक राजा हो या एक सामान्य व्यक्ति हो, इसका पालन सभी को करना है। इसका मतलब प्राचीन भारत में कानून का शासन था, व्यक्ति विशेष का शासन नहीं था। प्राचीन भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में देखा जाए तो लोक कल्याणकारी राज्य के बीज हम कहेंगे कि अंकुरित हो चुके थे। हालांकि आज की तरह लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बातें हमें देखने में मिलती हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के अंतर्गत जो राज्य की प्रकृति थी, ये आप 9 बिंदु के आधार पर समझा सकते हैं। पार्ट नंबर 2, राज्य के तत्व सप्तांग सिद्धांत। नोट करें, राज्य के तत्व सप्तांग सिद्धांत। बेटा, प्राचीन भारत के अंतर्गत मनु, कौटिल्य, शुक्र, बृहस्पति, भीष्म, मतलब धर्मशास्त्रों में जैसे मनु की मनुस्मृति, अर्थशास्त्रों में जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, नीति शास्त्रों में जैसे शुक्र का शुक्र नीति शास्त्र है, बृहस्पति और इसी के साथ में भीष्म, इन सभी आचार्यों ने राज्य के 7 अंग या तत्व बतलाए थे कि भी राज्य के 7 तत्व होते हैं, राज्य के 7 अंग होते हैं। इसको 7 प्रकृतियों की संज्ञा भी दी गई थी। राज्य के 7 अंग या तत्वों को प्रकृति भी कहा गया था धर्मशास्त्रों में, अर्थशास्त्रों में और नीति शास्त्रों में। तो इसको आप राज्य के 7 तत्व भी कह सकते हैं, राज्य के 7 अंग भी कह सकते हैं, 7 प्रकृति भी कह सकते हैं। अब जब मैं आपको मनु, कौटिल्य, शुक्र समझाऊंगा तब ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ तो संकेत दे रहे हैं हम। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य के 7 तत्व माने जाते थे, लेकिन आधुनिक समय में राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है 4। इसका मतलब ये है कि प्राचीन भारत में तो राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया गया था। मतलब प्राचीन भारत में मनु, कौटिल्य, शुक्र, बृहस्पति, भीष्म आदि आचार्यों के द्वारा राज्य के 7 तत्व बताए गए थे, लेकिन आधुनिक समय में राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं। 4 तत्व कौन कौन से हैं? नोट करिए। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। आधुनिक समय में 4 तत्व माने जाते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में राज्य के 7 तत्व माने जाते थे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, स्वामी, देखो क्रम से चलना है, स्वामी, अमात्य, स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड या सेना और मित्र। 7 तत्व हो गए, 7 अंग हो गए। तो प्राचीन भारत में राज्य के ये 7 तत्व अंग माने जाते थे, इसीलिए इसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। सप्तांग 7 अंग, मतलब प्राचीन भारत में राज्य के 7 अंग माने जाते थे, 7 तत्व माने जाते थे, 7 प्रकृति मानी जाती थी। ये भले मनु की बात आए, कौटिल्य की बात आए, शुक्र की बात आए, बृहस्पति की बात आए, सोमदेव सूर्य की बात आए, भीष्म की बात आए, सर्वत्र सभी ने, मैं तो ये कहूँगा धर्मशास्त्रों में, अर्थशास्त्रों में, नीति शास्त्रों में राज्य के 7 अंग ही माने गए थे प्राचीन भारत में। चलिए बेटा, अब यहाँ मैंने लिखा है, ज़्यादा व्यापक नहीं लेंगे क्योंकि हम जो सप्तांग सिद्धांत ये मनु का अलग से पढ़ाएंगे, कौटिल्य का भी अलग से बताएंगे, शुक्र का भी अलग से बताएंगे जब हम मनु से इसकी शुरुआत करेंगे। अभी तो हम केवल प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। 5वां लेक्चर है ये, लेकिन पृष्ठभूमि तैयार हुई। ये सब बातें क्लियर होने के बाद में फिर आगे हमें मनु, कौटिल्य, शुक्र जितने भी प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक थे इनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो शुक्र ने अपनी शुक्र नीति सार में कहा है, शुक्र नीति सार में 4 अध्याय हैं और 5वां खिल नीति है, खिल नीति कहा गया उसको। शुक्र ने सावयव का प्रयोग करते हैं। सावयव का मतलब होता है शरीर, जीवित प्राणी। मतलब यहाँ राज्य के अंगों की, राज्य के तत्वों की तुलना व्यक्ति के शरीर से जब की जाती है तो उसको सावयव सिद्धांत कहा जाता है। हालांकि राज्य का जो सावयव सिद्धांत है वह स्पष्ट रूप में, व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। स्पेंसर हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है राज्य का सावयव सिद्धांत व्यवस्थित रूप में। तो लेकिन इसकी शुरुआत तो प्राचीन भारत में हो चुकी थी। तो शुक्र कह रहे हैं राज्य शरीर के अंगों में राजा सिर है। राजा तो क्या है? सिर है। अब ये सावयव सिद्धांत की बात आ रही है, मतलब राज्य के तत्व या अंगों की तुलना व्यक्ति के शरीर से की जा रही है। राजा तो सिर है, मंत्री नेत्र हैं, मित्र कान है,
कोष मुख है, बल मन है, बल मतलब सेना, सेना मन है, और पैर राष्ट्र हैं। तो यह व्यक्ति की शरीर से तुलना कर दी है राज्य के अंगों की, तत्वों की, इसी को सावयव सिद्धांत कहा जाता है। इसका मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में सावयव सिद्धांत को मान्यता थी। अब 7 तत्व कौन कौन से हैं आप नोट करेंगे। पहला है स्वामी। प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य का पहला अंग जो माना गया था वह स्वामी को माना गया था। स्वामी मतलब राजा। अब यहाँ आपको क्रम से लिखना है, मतलब प्रथम स्थान राजा का है, तो यहाँ स्पष्ट रूप में कहा गया है कि राजा जितेंद्रिय होना चाहिए, और 7 अंगों में जो प्रथम स्थान होगा वो राजा का ही होगा। राजा जितेंद्रिय होना चाहिए, राजा को जन कल्याण संबंधित कार्य करने चाहिए, राजा को किसी भी रूप में जनता के ऊपर अत्याचार नहीं ढाने चाहिए, और राजा को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए। अगर, क्योंकि कहा भी जाता है यथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा ही चरित्रहीन होगा तो जनता उसी का अनुकरण करेगी। बहुत लंबी बातें, लेकिन हम आगे ये बातें बताएंगे मनु कौटिल्य शुक्र के साथ में। दूसरा अमात्य है। अमात्य का मतलब होता है मंत्री, अर्थात राजा के लिए मंत्रियों का होना जरूरी है। जैसा कि कहा भी गया है प्राचीन भारत के अंतर्गत धर्मशास्त्रों में, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्रों में कि राज्य रूपी रथ को चलाने के लिए 2 पहियों की आवश्यकता होती है। पहला पहिया राजा है, दूसरा अमात्य है। मतलब राज्य रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, राज्य रूपी रथ को चलाने के लिए राजा और मंत्री 2 पहिए हैं। तो इसलिए राजा अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, तो राजा को सलाह परामर्श के लिए अमात्य मंत्री चाहिए, मंत्री बिना राजा कुछ नहीं कर सकता। तो ये राज्य रूपी रथ के 2 पहिए हो गए, राजा और अमात्य। अमात्य मतलब मंत्री। मंत्री भी जो है योग्य होने चाहिए। और धर्मशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, नीति शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रियों की परीक्षा ली जानी चाहिए पहले, मतलब उस परीक्षा में पास हो जाएंगे तभी वो मंत्री बनाए जाएंगे। जैसे 4 प्रकार की गुप्त परीक्षाओं की चर्चा की गई है धर्मशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, नीति शास्त्रों में। 4 प्रकार की परीक्षाएं कौन कौन सी हैं? धर्मोपदा, अर्थोपदा, कामोपदा, भयोपदा। क्या? धर्मोपदा, अर्थोपदा, कामोपदा, भयोपदा। अब ये चारों की चारों जो गुप्त परीक्षाएं जब हम मनु कौटिल्य शुक्र पढ़ाएंगे तो उस समय इनकी व्यापक व्याख्या करेंगे। यहाँ तो मैं संकेत दे रहा हूँ। तीसरा है बेटा जनपद। अब यहाँ समझना है आपको। देखो, यहाँ वास्तविक रूप में देखा जाए तो कौटिल्य ने राष्ट्र या राज्य के स्थान पर जनपद शब्द का प्रयोग किया है, जबकि मनु ने जनपद के स्थान पर राष्ट्र शब्द का या राज्य शब्द का प्रयोग किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जनपद किसको कहा है? जनपद राजधानी को छोड़ करके जो शेष स्थान होता है वह जनपद कहलाता है। और दुर्ग अथवा जो पुर होता है वो राजधानी होती है। और जो राजधानी होती है वह दुर्ग है। तो इसका मतलब ये है कि दुर्ग की सुरक्षा पूर्ण रूप में होनी चाहिए। ठीक है। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि इन सभी अंगों की मैं व्यापक व्याख्या जब मनु कौटिल्य शुक्र का सप्तांग सिद्धांत समझाऊंगा तो उस समय कर दूंगा। यहाँ तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि प्राचीन भारत में सप्तांग सिद्धांत मौजूद था। 5वां कोश। देखो, वास्तविक रूप में देखा जाए तो धर्म और मोक्ष, इनकी प्राप्ति अर्थ के बिना हो ही नहीं सकती है। और राज्य के अंतर्गत जन कल्याण से संबंधित जो कार्य हैं वो बिना कोष के, बिना धन के, बिना राजकोष के हो ही नहीं सकती। इसलिए राजा के बारे में कहा गया है कि राजा धर्मपूर्वक तरीके से कोष का संग्रह करे, और कोष का संग्रह करते समय ध्यान रखे कि जनता को किसी भी रूप में कोई पीड़ा ना पहुँचे। जैसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र में कहा भी गया है कि जैसे एक मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी फूलों से रस ग्रहण करती है और उस रस से शहद का निर्माण करती है, लेकिन फूलों से रस लेने के बाद फूल मुरझाते नहीं हैं, फूल खिला ही रहता है। ऐसे ही राजा को जनता के ऊपर टैक्स कर लगाना चाहिए। कर इस रूप में लगा जिससे कि जनता परेशान नहीं हो, पीड़ित नहीं हो, उसको कष्ट नहीं हो। ठीक है बेटा। तो कोष, राजकोष के ऊपर बल दिया है। राजकोष भरा पूरा होना चाहिए जिससे कि संकट के समय में कोष का सदुपयोग किया जा सके। अगर राजकोष खाली होगा तो संकट के समय में क्या करेंगे फिर? लेकिन कोष का संग्रह तो करें, लेकिन धर्मपूर्वक तरीके से कोष का संग्रह किया जाना चाहिए। बेटा 6ठा है दंड अथवा सेना, अर्थात राज्य का जो 6ठा अंग है वो दंड अथवा सेना है। भाई, कोई भी राज्य हो अपनी सीमाओं की सुरक्षा बिना सेना के नहीं कर सकता, और अपने राज्य के अंतर्गत आंतरिक रूप में भी शांति व्यवस्था करने के लिए सेना की अति आवश्यकता होती है। इसलिए जो 6ठा अंग है वह दंड अथवा सेना है। और 7वां मित्र। वास्तविक रूप में देखा जाए तो एक विद्वान है वातवय्य,
वातवीय ने यहाँ तक कहा है कि सेना से ज़्यादा महत्व मित्र का होता है। और वैसे भी देखा जाए तो धर्मशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, नीति शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि राजा को लगातार ये प्रयास करना चाहिए कि वह अपने मित्रों की संख्या बढ़ाए, क्योंकि जिस राजा के पास जितने ज़्यादा मित्र होंगे वह राजा उतना ही शक्तिशाली होगा, और जिस राजा के जितने ज़्यादा शत्रु होंगे वह राजा उतना ही शक्तिहीन होगा। इसलिए राजा को लगातार प्रयास करना चाहिए कि वह अपने मित्रों की संख्या बढ़ाए। इसलिए राजा का जो 7वां अंग है वह मित्र है। ये हो गया राज्य का सप्तांग सिद्धांत। फिर अंत में लिखा विभिन्न अंगों का महत्व। वास्तविक रूप में देखा जाए तो इन 7 अंगों या तत्वों के अंतर्गत आपके दिमाग में प्रश्न उमड़ रहा होगा कि इन अंगों का महत्व क्या है, इनमें कौन सा अंग महत्वपूर्ण है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, वास्तव में देखा जाए तो प्रथम स्थान स्वामी का है, दूसरा अमात्य का, तीसरा जनपद का, चौथा दुर्ग का, पांचवा कोष का, छठा दंड या सेना का, और 7वां मित्र का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि राजा सब कुछ है, मित्र और सेना कुछ भी नहीं। ये ऐसे ही है जैसे हमारे व्यक्ति का जो शरीर है, व्यक्ति का जो शरीर, इस शरीर में क्या आप ये कहेंगे कि हाथ अनावश्यक है? आप ये कहेंगे कि आँख की ज़रूरत नहीं है, सर की ज़रूरत नहीं है, पैर की ज़रूरत नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा अंग है जिसके बारे में ये कहेंगे कि भाई ये अनावश्यक है? नहीं, सारे अंग ही आवश्यक हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे हमारे शरीर में आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है, आत्मा निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है, मतलब वास्तविक रूप में 100 बन जाता है, 100 बन जाएगा। अब 100 बन जाता है आत्मा के निकलने से। ऐसे ही जिस राज्य का स्वामी नहीं होगा, राजा नहीं होगा, तो वो भी जो राज्य होता है 100 के समान हो जाता है, मृत के समान हो जाता है। इसलिए वैसे देखा जाए तो जैसे व्यक्ति के शरीर में आत्मा महत्वपूर्ण है, ऐसे ही राज्य के अंगों में राजा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी राजा अकेला अमात्य के बिना कुछ नहीं कर सकता, राजा और अमात्य जनपद के बिना कुछ नहीं कर सकते, राजा अमात्य जनपद दुर्ग के बिना कुछ नहीं कर सकते, राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोष के बिना कुछ नहीं कर सकता है, ये सारे मिलकर के सेना के बिना कुछ नहीं कर सकते, और ये सब मिलकर के मित्र के बिना कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अकेला राज्य रह गया, सारे शत्रु बन गए, तो वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर ही नहीं पाएगा, सारे शत्रु होंगे चारों तरफ। इसलिए ये बात ठीक है कि ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वास्तविक रूप में इसका जो शक्ति का क्रम है, महत्व का क्रम है, वो घटता चला जाएगा। सबसे ज़्यादा महत्व राजा का होगा, फिर अमात्य का होगा, फिर जनपद का, फिर दुर्ग का, फिर कोष का, फिर सेना का, फिर मित्र का। लेकिन नीचे से ऊपर जाते हैं तो इनका महत्व बढ़ता जाएगा, महत्व बढ़ता जाएगा। मित्र का महत्व मित्र से ज़्यादा सेना का होगा, सेना से ज़्यादा कोष का, कोष से ज़्यादा दुर्ग का, दुर्ग से ज़्यादा जनपद का, जनपद से ज़्यादा अमात्य का, और अमात्य से ज़्यादा राजा का महत्व होगा। क्योंकि जिस परिवार का मुखिया मर जाता है, परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो वह परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, परिवार पर दुखों का पहाड़ पड़ जाता है। इसी प्रकार से अगर किसी राज्य का राजा नहीं होगा तो बेटा उस राज्य में भी अराजकता फैल जाएगी। इसलिए घर का मुखिया अति आवश्यक है, तो राज्य का मुखिया भी, राजा भी अति आवश्यक है। इसलिए यहाँ नीचे से ऊपर जाएंगे तो इन अंगों का महत्व बढ़ता जाएगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो इन अंगों का महत्व घटता आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया प्राचीन भारत में राज्य संबंधी चिंतन, राज्य की प्रकृति और तत्व। 2 पार्ट हो गए ना। पहला हो गया राज्य का स्वरूप या प्रकृति, 9 बिंदु बता दिए मैंने। दूसरा राज्य के तत्व अर्थात सप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 अंग, 7 तत्व, 7 प्रकृति माना जाता, प्रकृति भी कहा जाता है इनको, ये 7 तत्व माने जाते थे पूरे प्राचीन भारत के अंतर्गत। भले आप मनु का अध्ययन करेंगे, मनुस्मृति का, भले कौटिल्य का शास्त्र पढ़ेंगे, भले ही आप जो है शुक्र का शुक्र नीति सार पढ़ें हैं, कामंदक का कामंद की नीति सार पढ़ें हैं, बृहस्पति पढ़ें, सोमदेव सूरी पढ़ें, भीष्म पढ़ें, तो इन सभी में राज्य के 7 तत्व, 7 अंग या प्रकृतियों का उल्लेख किया गया है। और इसी के साथ में आप 1 2 3 1 2 3 ये तीनों बातें समझेंगे। मैंने प्रारंभ में बता दी हैं आपको, 1 2 और 3 ये तीनों बातें समझेंगे। और इसके बाद में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र क्या है ये मैंने आपको बता दिया। धर्मशास्त्र जैसे मनु की मनुस्मृति, अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कौटिल्य का शास्त्र आजा, नीति शास्त्र में जैसे शुक्र का शुक्र नीति सार, और कामंदक का कामंद की नीति सार। अब ये इधर मैंने 9 क्यों लिखा है, इसका मतलब ये कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य की प्रकृति या स्वरूप के बारे में हम ये 9 बिंदु बना सकते हैं इन तीनों के आधार पर। इधर मैंने लिखा 7, इसका मतलब है धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्रों में राज्य के 7 तत्व, 7 अंगों को उल्लेख किया गया है। इसलिए मैंने यहाँ इसका तीर का निशान यहाँ दिया है। इसका मतलब दूसरा पार्ट राज्य के जो 7 तत्व, 7 अंग हैं उनकी चर्चा धर्मशास्त्रों में, अर्थशास्त्रों में, नीति शास्त्रों में की गई है। धर्मशास्त्रों में जैसे मनु की मनुस्मृति, अर्थशास्त्रों में जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, नीति शास्त्रों में जैसे शुक्र का शुक्र नीति शास्त्र, और कामंदक का
कामन की नीति सारों में ये बातें कही गई हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ एक प्रश्न और बन रहा है कि धर्मशास्त्रों में जैसे मनु की मनुस्मृति, तो यहाँ प्रश्न बनता है कि मनुस्मृति की स्मृति किसे कहते हैं। बेटा प्राचीन भारत के अंतर्गत समाज व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो नियम हुआ करते थे उन नियमों को ही स्मृति कहा जाता था। अब मनुस्मृति के अंतर्गत प्राचीन भारत में समाज व्यवस्था को संचालित करने के नियमों का उल्लेख है, राज्य व्यवस्था को संचालित करने के नियमों का उल्लेख है। जो इन नियमों का उल्लेख है, इन नियमों को ही प्राचीन भारत में स्मृति कहा जाता था। प्राचीन भारत में श्रुति किसे कहा जाता था। प्राचीन भारत में श्रुति उसे कहा जाता था कि जब आप किसी अन्य से सुनकर के जो कुछ लिखते हैं, सुनकर के जो लिखते हैं वो श्रुति है। जैसे हम कहेंगे शिव से जो है विष्णु के नाभि से नाभि कमल आता है, नाभि कमल में ब्रह्मा जी ने जो अपना ज्ञान दिया तो नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने वेद लिखे थे। उसके बाद में वेद से आगे जा कर के अन्य जो है ऋषि महर्षि आते हैं, जिसे मनुस्मृति का नाम भी आ जाता है, मनु का नाम आ जाता है। तो जब किसी से सुनकर के कोई बात लिखी जाती है उसको श्रुति कहा जाता है। तो वास्तविक रूप में सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो वेद व्यास जी ने लिखा था तो वो अपने दिमाग से नहीं लिखा था बल्कि सुन करके लिखा था। भगवान ने सबसे पहले जब मतलब कहूँगा मैं आपको ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को कहा, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया तो वेद व्यास जी ने फिर लिखा। तो सुनकर के जो लिखा जाता है उसको श्रुति कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्मृति प्राचीन भारत में समाज व्यवस्था को संचालित करने के जो नियम होते थे उसको स्मृति कहा जाता था। इसलिए मनु की जो मनुस्मृति है उस मनुस्मृति के अंतर्गत समाज के नियमों को संचालित करने के जो नियम है उन्हीं को स्मृति कहा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये होगा राज्य की प्रकृति और तत्व। मुझे पूरा विश्वास है प्राचीन भारत में राज्य की प्रकृति और तत्वों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये दोनों बातें आप अच्छे से समझ गए तो बेटा आगे जब हम मनु से शुरू करेंगे तो मनु कौटिल्य शुक्र जितने भी विचार है उनको समझाएंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। इसलिए मैंने ये लेक्चर अलग से अपलोड किया है। मैं चाहता तो मनु कौटिल्य शुक्र सीधा ही शुरू कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ मतलब जो है एक प्रकार से मैं कहूँगा कि समय पास करने वाली बात नहीं लानी है। मुझे तो मेरे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को अच्छे से राजनीति विज्ञान समझाना है। ठीक है बेटा, मुझे विश्वास है आप ये दोनों बातें समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।